जैसा कि अलग अलग अपन को कारण पता लगते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऊजोनेसिस, एसटीडी, ये सब जो कारण रहते हैं उनमें से एक कारण रहता है स्टेफिलोकोकस। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो यदि मान लो स्किन के नीचे इंसर्ट हो जाए, या जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते, किसी ऐसी जगह पे चले जाते जहां पर इस तरह के कीटाणुओं की भरमार रहती है, तो वो एक आध दो उसमें इंसर्ट हो जाते हैं और ये बीमारी को उत्पन्न करते हैं। दूसरा कारण है इसका स्किन पर अल्सर हो जाना। स्किन पे अगर मान लो छोटे छोटे घाव टाइप के अल्सर हो गए हैं, तो वो विसर्प में या एरिसिप्लिसिस में बदल जाते हैं। तीसरा सर्जिकल इंसिजन या स्वेलिंग इन लेग। अगर लेग में किसी कारण से, जैसे अपन ने पढ़े थे हाथी पांव या एलिफेंटाइटिस, उससे किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया आ जाए और उसमें स्वेलिंग आ जाए, तब भी ये विसर्प रोग होने की संभावना रहती है। सर्जिकल इंसिजन, अगर कोई सर्जरी वगैरह छोटी मोटी की गई है हाथ या पैर में, तो उसके कारण भी जो है वो ये बीमारी जन्म लेती है और स्ट्रेप्टोकोकस प्रवेश कर जाता है और फिर स्किन में, गाल में, या इसके ऊपर सिर में, नाक के ऊपर, पीठ में या बाहों में ये बीमारी जो है वो दिखाई देती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स अपन देखते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे। साइन और सिम्टम जो लोग नए शामिल हुए उनको बता दें कि जो पेशेंट बताता है वो कहलाते हैं सिम्टम। इसलिए सिम्टम की डेफिनेशन है कि सिम्टम इज प्रोड्यूस बाय अटेंडर और द पेशेंट। पेशेंट या अटेंडर के द्वारा कहे गए शब्द जो है या कंप्लेंट जो है वो कहलाते हैं सिम्टम या लक्षण। और जो डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है वो कहलाता साइन। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे आंखों में दर्द है और आंखों में बहुत ज्यादा जलन सी हो रही है या कंकड़ घूम रहे हैं, तो ये हो गया सिम्टम। अब अपन ने जो है वो टार्च से अगर मान लो पेशेंट की आंख देखे और वो लाल दिखाई दे रही है, तो वो कहलाता साइन। तो साइन और सिम्टम ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो कहलाता सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम। साइन और सिम्टम, सिम्टम की अवधारणा सत्य साबित हो अगर, तो वो साइन के अंतर्गत आता है और दोनों मिला के कहलाते हैं सिंड्रोम। तो इसमें फीवर विथ राइगर, ठंड लग के बुखार आता है पेशेंट को, इसमें विसर्ग के पहले। अब ठंड लग के बुखार तो मलेरिया में भी आता है और वायरल में भी आता है, टाइफाइड में भी आता है। तब हम इसमें डीडी करते हैं। डीडी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठंड लग के बुखार आया, अपन ने मेडिसिन दिए और बुखार ठीक हो गया, पेशेंट जो है वो चंगा हो गया, मगर उसको अगर स्किन में इस तरह के इरेप्शन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उसको विसर्प के कारण या एरिसिप्लिस के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। एक खास वुंड स्किन पर होता है जिसे इरिथमिया कहते हैं। इरिथमिया का मतलब होता है कि स्किन के नीचे ब्लड सप्लाई का बहुत ज्यादा हो जाना, जिसके कारण वहाँ रेडनेस आने लगती है। और ये रेडनेस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है उसके कारण आती है। और अल्सर भी हो जाता है कई बार, घाव हो जाना यानी अल्सर हो जाना। इरिथमिया मतलब कलेक्शन ऑफ आरबीसीज इन पर्टिकुलर वन प्लेस ऑफ द स्किन। स्किन के किसी एक ही जगह पर आरबीसी का कलेक्शन हो जाए तो इरिथमिया कहलाता है। इरिथमिया सर्जरी के वुंड के आसपास भी हो सकता है। जो सर्जिकल वुंड कई बार रहते हैं, छोटे घाव, कोई इंसिजन है या कोई सर्जरी हुई है हाथ पैर में, पेट में, तो वहां पर आसपास भी जो है वो रेडनेस आ जाती है, उसको भी हम इरिथमिया कहते हैं, वो कहलाता सर्जिकल इरिथमिया। एलिप्सिस फेस, नोज, चीक आदि को ज्यादातर इफेक्ट करता है। ये जो पार्ट रहता है एलिप्सिस, ये सबसे ज्यादा चेहरे पे, नाक पे, गालों पे ज्यादा इफेक्ट करता है। और उसका कारण रहता है कि यहाँ की जो मसल्स रहती हैं, फेशियल मसल्स, वो दूर दूर रहती हैं। जैसे अपन खटिया बुनते हैं, हम हाथ से करके बताते हैं उसको, इस तरह से, यूं, ऐसी, तो ऐसी रहती है।
और उसके कारण क्या होता है कि उसमें गैप आ जाता है, मसल्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है तो उस समय गैप आ जाता है, और वो गैप आता है इसी कारण स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो कीटाणु है वो उस गैप में अंदर जाके और पनपता है, और फिर इस स्किन में उसके सिम्टम्स आते हैं। तो ज्यादातर ये फेस में होता है, साइन और सिम्टम आते हैं। इसमें खुजली वगैरह के सिम्टम्स कम आते हैं, पेशेंट को ईचिंग वगैरह नहीं होती, और ना ही इयोसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ती है। अगर उसका अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में सीवीपी जब कराएंगे तब उसमें पर्टिकुलर जो वायरस है स्ट्रेप्टोकोकल, उसके कारण डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी जा सकती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो इंक्रीज, हीमोग्लोबिन सही रहेगा पेशेंट का, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी की मात्रा में आरबीसी नहीं बढ़ेगी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ सकती है, इयोसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि ये एलर्जिक डिसीज होती है जिससे उसकी मात्रा बढ़ सकती है। ईएसआर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है अगर मान लो लंग्स की प्रॉब्लम हो तो सीबीपी भर कराते हैं। इसमें इसमें स्किन का कोई ऐसा पार्ट लेके उसका वो जांच नहीं कराई जाती। इसमें इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। राकेश विश्वास जी, हाँ कर लिया आपने। इसमें ट्रीटमेंट में टैबलेट एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लिविनेट 625 mg की एक गोली सुबह शाम। स्किन के किसी भी रोग में ये जो मेडिसिन अभी अपन ने पढ़े, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लिविनेट, ये स्किन के किसी भी प्रकार की डिसीज में एक कॉमन मेडिसिन है, क्योंकि इसमें पोटेशियम रहता है, और पोटेशियम का जो रोल रहता है वो रिपेयर का रहता है। हार्ट के केस में भी अपन देखते हैं कि हार्ट के कारण या ब्रेन के कारण किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको टैबलेट सोडा मिंट देते हैं। सोडा मिंट में जो है वो पोटेशियम की मात्रा रहती है, तो उससे से जल्द रिपेयर होने के पूरी संभावना रहती है कि जल्द से जल्द रिपेयर हो जाएगा पेशेंट। और अगर खाने पीने की वस्तुओं में देखें पोटेशियम किस में रहता है, तो पोटेशियम की सबसे ज्यादा मात्रा केले में मिलती है, नारियल के पानी में मिलती है, और नारियल जो पानी वाला नारियल रहता है उसमें पोटेशियम की बात ज्यादा मात्रा रहती है। तो ये पेशेंट को कहा जाता है कि भाई आप केला खाएं, नारियल का पानी पिए। आजकल रेडीमेड नारियल के पानी भी आते हैं, जो जो इसकी दुकानें रहती हैं, ब्रेड वगैरह प्रोटीन की दुकानें, तो प्रोटीन शॉप में रेडीमेड नारियल का पानी मिलता है, उसमें पोटेशियम की मात्रा रहती है, उसको पीने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की इसमें ये पोटेशियम हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम, ये तीनों को ठीक करता है। अब जो कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि विटामिन ई जो है वो स्किन को शाइनिंग वाली बनाती है, ये करती, तो बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर अपन बीमारी पढ़ रहे हैं, और बीमारी में फिर विटामिन ई उतना काम नहीं करती। ईवियन जो टेबलेट आती है हरे कलर की, वो अपन नॉर्मल ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो रूखी स्किन से या दूसरी स्किन की प्रॉब्लम से पीड़ित। इसमें ये जो घाव बन गए या विसर्प, इसमें तो एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा। तो टैबलेट एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट 625 की गोली जो है वो एक गोली बीडी सुबह शाम चलाते हैं, और लगभग इसकी डोज रहती 10 दिन की। 10 डेज में ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लंबा नहीं खिंचता। अगर एमॉक्सिसिलिन ना हो तो फिर टैबलेट ऑफ्लॉक्सिन 400 mg की सुबह शाम दे सकते हैं। यहाँ जो भी अपन टैबलेट का जिक्र करते हैं और उसमें मिलीग्राम की मात्रा बताते हैं, ये सिर्फ एडल्ट डोज रहते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर बच्चे के वजन के अनुसार उसको देते हैं। ये जितने भी डोज हैं वो 30 किलो से ऊपर के पेशेंट के लिए रहते हैं। यदि पेशेंट एडल्ट है पर उसका वजन 25-30, जैसे कि कुछ गर्ल्स का वजन 17-18 साल के बाद भी 25-30 किलो रहता है, तो उसकी मात्रा फिर आधी कर दी जाती है, या उसका वजन के हिसाब से ही दे सकते हैं। तो ऑफ्लॉक्सिन 400 mg एक गोली सुबह शाम। और अगर मान लो बुखार या दर्द हो तो पैरासिटामॉल 650 mg की जो आती है
डोलो करके एक मेडिसिन आती है, डोलो 650 ml, वो देखिए उसके बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये छोटी बीमारी एलिप्सिस, इसका ग्रुप में हमने फोटो डाल दिए हैं, तो वो सर कल वशिष्ठ जी ने जो भेजा था, आपने बोला तो विषय, लेकिन जो आपने आज बताया उनमें से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चमड़ी में बढ़ते जा रहा है, पहले हथेली में था वो फिर पीछे होते जा रहा है। वो विसर्प नहीं है, वो दूसरी बीमारी है। इसके पहले अपन ने जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा पढ़े थे, तो वो उसके डायग्राम भेजे हैं, और जो एरिलिप्सिस है उसका डायग्राम हम अभी भेजेंगे आफ्टर क्लास के बाद हम भेजेंगे, तो वो आप जो है वो नोट कर लें। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बोलिए सर, लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोलते हैं जो पांडा पेशी घट गया, कभी बोलते हैं पांडा पेशी ज्यादा हो गए, कभी बोलते हैं कम हो गया। तो ये पांडा पेशी का WBC को बोलते हैं क्या प्लेटलेट को बोलते हैं? पांडा WBC को बोलते हैं। हमारे को भी नॉलेज नहीं पांडा। सर पांडा मतलब वो व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं। हाँ, WBC सर। अच्छा, हाँ तो हम मराठी में पांडरा बोलते हैं। ठीक है, हमारे को अच्छा हाँ, तो हमें अभी नॉलेज हुआ कि पांडा उसको कहते हैं। बाकी WBC RBC जो कॉमन शब्द हैं, इन्हीं को हिंदी में अपन श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं हिंदी में। बाकी मराठी में पांडा हमारे को आइडिया नहीं था, तो वो WBC और RBC को बढ़ने को ही कह सकते हैं। सेकेंड डिसीज आज की अपन पढ़ रहे हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर या बालों का झड़ना, और सर इसमें खाने पीने की परहेज बता दिया ये भी कहते हैं, मगर थोड़ा सा खाने पीने के परहेज में जो अपन ने इसके पहले बीमारी पढ़े रेबलिसिस या विसर्प नामक डिसीज में जो खट्टा पन है, एसिडिक चीजें जैसे कि अचार है और दूसरी खट्टी चीजें हैं, इमली है, इमली का पानी, फुल्की, इन सब चीजों से पेशेंट को खुजली हो सकती है। और नमक की मात्रा में सोडियम क्लोराइड रहता है, तो वो नमक की मात्रा उसमें पानी को भर देगी। अगर बीमारी है तो उसमें पानी भरा जाएगा नमक खाने से। तो ज्यादा नमक ना खाए, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से खाए। ऊपर से टेबल साल्ट जो बोलते हैं अपन, टेबल साल्ट में पेशेंट जो है वो अपनी थाली में अलग से नमक लेता वो ना करे, जो सब्जी में दाल में डल गया है तो उसी को खाए, ये परहेज है। और बाकी खाने पीने में उसको कोई ऐसा परहेज नहीं रहता। भट्टे जरूर ना खाए, वो जो बैगन रहता है, वांगा, मराठी में वांगा कहते हैं, तो वो भट्टे को ना खाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो पकाने की रहती है और डिसीज को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और एक फल्ली आती है मुनगा फल्ली, मुनगा को अपन इंग्लिश में कहते हैं ड्रम स्टिक। तो वो इतनी बड़ी बड़ी फल्ली आती है मुनगा की, और उसको भी अगर वो ना खाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुनगा फल्ली या ड्रम स्टिक, बिमल गुप्ता जी माइक करें, उसमें ये गुण रहता है कि किसी भी बीमारी सर नमक जो है वो दिमाग को कम करता है या बढ़ाता है? बढ़ाता है। तो सर हम लोग जो कार्नियल एडिमा होता है, पुतली में सूजन आ जाती है, काम करता है। सर जो कार्नियल एडिमा होता है, कॉर्निया में पुतली में सूजन आती है, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड ही देते हैं और ठीक हो जाता है, वो सूजन खत्म हो जाती है। सोडियम क्लोराइड का ड्रॉप देते हैं तो वो कार्नियल, अच्छा वो कार्निया का उस पे अलग है उसका। कॉर्निया वाली जो बीमारी है वो स्किन की बीमारी थोड़ी है, वो तो अंदर की नहीं है। उसको कड़कपन लाने के लिए दी थी, वो उसकी बीमारी नहीं है। उस पे अलग उसका है, ठीक है, वो ऑर्गन है, ठीक है, ठीक, वो तो नहीं है, ठीक है सर, वो तो नहीं है स्किन की, मुझे भी पता है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। सर मुनगा का क्या बता रहे तो रिपीट कर दीजिए प्लीज। मुनगा फल्ली जो रहती है
मुनगा फली के विषय में ये है कि वो किसी भी बीमारी को पलटाने का काम करती है, रिवर्सिबल एक्शन ऑफ द डिसीज। खासकर जो बीमारी हम 2-4 बता रहे हैं, एक तो टाइफाइड बीमारी, और टाइफाइड के अलावा मलेरिया, अल्सर, और ये घटसर्प को क्या कहते हैं अपन, घटसर्प जो कंठ में हो जाती है, डिप्थीरिया, खासकर टाइफाइड बीमारी। हाँ, डिप्थीरिया, हाँ, डिप्थीरिया, सही बोले, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया और ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो कि इंटेस्टाइन में होती है। ये इंटेस्टाइन की बीमारियों को रिपीट कर देना और स्किन की बीमारियों को वापस ला देती। मान लो अगर कोई पेशेंट को अपन ने ठीक कर दिए और ठीक करने के बाद वो आके बताता है कि मैं अब ठीक हो गया, सब खा पी सकता हूँ, मगर फिर भी उसको आप सलाह दें कि कम से कम 6 महीने वो मुनगा फली ना खाए, क्योंकि 6 मंथ तक का जो है वो पीरियड उसको रिवर्स कर देता है। एक और सब्जी है सूरन। सूरन जो गठान में आती है, इधर मालवा तरफ शायद उसको गराड़ू बोलते हैं। तो वो गराड़ू या सूरन जो रहता है जिससे गले में खुजली होती है, वो भी किसी बीमारियों को पलटाने में सहायक होता है, खासकर स्किन की डिसीज, जो चमड़ी की बीमारियां रहती हैं, तो उसको भी वो पलटा देता है सूरन। और वो पलटा देना यानी रिवर्स कर देना। सर हेलो सर, वो उससे परहेज करते हैं। मुनगा फली क्या होती है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ड्रमस्टिक को कहते हैं। किसको? हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे किसी को दाद वगैरह हो जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पहले दब जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा किस वजह से उखड़ जाते हैं? कंप्लीट ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, या पेशेंट के द्वारा बदपरहेजी हो जाती है, या दवाई लेने में वो जो है वो बदपरहेजी करता है, इस कारण रिवर्स हो जाती है मेडिसिन। ये बीमारी जो है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसके बदपरहेजी या कंप्लीट ट्रीटमेंट। मेडिसिन कौन कौन सी है इसमें सर? किसमें? इसी में दाद वगैरह में जो हो जाते हैं, पहले खत्म फिर दोबारा वापिस हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। नहीं, ये सब बीमारियां अलग अलग हैं। कल अपन ने पढ़े थे दाद, इसकी दवाइयां अलग हैं। अभी जो एरोप्लेसिस पढ़े उसकी दवाई अपन ने अलग बताए। इसमें कॉमन दवाई एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट रहती है, और अभी हम उसकी होम्योपैथी दवाई बता देते हैं। तो होम्योपैथी दवाई अगर करेंगे ये एक्जिमा के केस में, तो फिर वो रिवर्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कल हम नहीं बता पाए थे, तो उसको टाइम हो गया था कंप्लीट। इसमें लिख लें आप चाहें तो, ये ग्रेफाइटिस बीमारी जो इसकी रहती है, दांत की, एक्जिमा की बीमारी है, उसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ग्रेफाइटिस, GRAPHITIS, ग्रेफाइटिस। एक्जिमा में जैसे अपन ने बताया थे कि ग्रे कलर का रहता है, और ग्रे कलर का ग्रेफाइटिस भी रहता है। ग्रेफाइटिस वही है जो पेंसिल के सबसे सामने वाला हिस्सा रहता है। कोई अपन पेंसिल यूज करते हैं तो उसके सामने वाला जो हिस्सा रहता है वो ग्रेफाइटिस का बना होता है, और इसका भी कलर ग्रे रहता है। इसी ग्रेफाइटिस की चादरें भी बनती हैं, जो टीन की चादर रहती है, घरों के ऊपर डालते हैं, और इसके बाद जिसको सीमेंट की चादर कहते हैं, वो एक्चुअली ग्रेफाइटिस और सीमेंट के द्वारा बनाई जाती है। और उसी मेडिसिन को अगर, उसी ग्रेफाइटिस को अगर पोटेंटाइज करके और उसको मेडिसिनल फार्मूले में डाल दें, तो वो दवाई बनती है ग्रेफाइटिस। और ग्रेफाइटिस एक्जिमा के लिए सबसे मुफीद मेडिसिन है। और यदि मान लो पेशेंट को सिर में एक्जिमा हो गया है और उसके बाल उलझ गए हैं पूरे, और उससे वीपिंग भी हो रही है। वीपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और उसमें से पानी ये जो आपने मेडिसिन बाल आपस में उलझ जाते हैं। ये जो आपने मेडिसिन बताई है, यही होम्योपैथिक मेडिसिन है, ग्रेफाइटिस? हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन है जी सर, ओके। और जो बाल उलझने का हम बता रहे थे, हाँ, बाल उलझने वाले में अगर ऐसे बाल उलझ जाते हैं तो सारसेपिरिल्ला
SAR, SA, PA, बता दीजिए सर। क्या बताया सर? 4 से? हाँ, अभी सार से पिरिल्ला स्पेलिंग हम बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप पूरे कंप्लीट होने के बाद किया करें, स्पेलिंग लिख लीजिए सार से पिरिल्ला की, SAR, SAPAR, ILLA। सार से पिरिल्ला मेडिसिन उस समय दी जाती है जब एक्जिमा अगर मान लो बढ़ जाए। हमने कल जिक्र किए थे कि ब्यूटी पार्लर वाले जो है वो यहाँ पर बालों को रोक देते हैं, और बालों को रोकने के बाद जो है वो उसमें से प्लाज्मा निकलता है, और फिर अगर मान लो उसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज ना हो, साफ सफाई से ना हो, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, और सिर में अगर बाल उलझ जाते हैं तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, सार से पिरिल्ला, SAR, SAPAR, ILLA। ये दोनों ही मेडिसिन 30 पोटेंसी में पेशेंट को दिन भर में 4 बार दिया जाता है, लगभग 1 महीने तक। तीसरी मेडिसिन है इसी की, ग्रेफाइटिस की, गन पाउडर। ये गन पाउडर जो है वो मेडिसिन का नाम है, और होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है जो कि लिक्विड फॉर्म में या ग्लोबुल्स में उसको दे सकते हैं। गन पाउडर, GUNPOWDER, गन पाउडर। ये एक्जिमा में अपन ने जो कल बताए थे रस्टॉक्स, हाँ सर इसको लगाना है गन पाउडर। सर, गन पाउडर को लगाना है ना? इसको लगाना नहीं है, ये खाना है जी। अच्छा, खाना है, मेडिसिन है। हाँ हाँ, गन पाउडर नाम से आती है, उसको पेशेंट को खिलाना है 4-4 गोली दिन भर में 3 या 4 बार। तो वो ये 3-4 गोली ऐसा कि पाउडर है? बताया ये ग्रेफाइटिस की। गन पाउडर नाम है पर गोली है ये। 4-4 गोली देना। हाँ, 4-4 गोली दिन भर में 3-4 बार दे सकते हैं, उससे रिलीफ मिल जाता है। ये ग्रेफाइटिस क्या है जी? आपने करी? ग्रेफाइटिस लोशन है या टैबलेट है जी? ग्रेफाइटिस ये सभी टैबलेट हैं। ठीक है जी। चारों टैबलेट, हाँ चारों टैबलेट हम बता रहे हैं, रस्टॉक्स, ग्रेफाइटिस, सार्सेपेरिल्ला और गन पाउडर। ये चारों मेडिसिन के नाम है। इसमें कोई भी लोशन या सॉल्यूशन है। ये ग्रेफाइट इसकी है, ये एक्जिमा की, एक्जिमा के केस में देते हैं। ठीक है, अब कृष्ण कुमार जी और क्या देते हैं? पहले तो नहीं बताएगा। क्रीम क्या देंगे सर? लास्ट में क्वेश्चन आंसर करिए सर। लास्ट में क्वेश्चन आंसर करिए। अब ये एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर पढ़ने दीजिए, ये तो टारगेट पूरा नहीं सर इस समय क्या है कि बॉडी में एक्जिमा, दांत बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सर। हाँ तो सभी अपने अपने क्वेश्चन लिख लो, लास्ट में कर लीजिए, अभी तो क्लास ब्रेक हो गया ना। पढ़ाने दीजिए ना, डिस्टर्ब होते हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर या बालों का झड़ना अपन देख रहे हैं, एलोपेशिया भी कहते हैं इसको। और एलोपेशिया की भी जो फोटो है हम ग्रुप में डलवा देंगे, और इलिप्सिस की भी डलवा देंगे। एक्सेसिव हेयर लॉस अथवा एलोपेशिया वह कंडीशन है जिसमें व्यक्ति के सिर अथवा शरीर के अन्य भागों के बाल अप्रत्याशित रूप से झड़ते हैं, और ये एक बीमारी रहती है बाल झड़ने की। बाकी दूसरे जो कारण बाल झड़ने के हैं वो हम बता देते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट के बाल झड़ते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसे व्यक्ति के भी बाल झड़ते हैं जो अपने बालों पर प्रयोग करते रहते हैं कॉस्मेटिक का। कभी शैम्पू लगा देते हैं, कभी साबुन लगा देते हैं। कुछ लोग कपड़े धोने की साबुन से बाल धोते हैं, तो जिसके कारण कास्टिक सोडा अधिक होने के कारण भी बाल झड़ते हैं। तीसरा कारण, यदि किसी मरीज को एक ही वर्ष में 2 या 3 बार टाइफाइड रोग हो जाए तो वो टाइफाइड भी बाल झड़ने का कारण रहता है, उसमें सिर गर्म हो जाता है। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहे, जिसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं, तो भी उसके बाल झड़ते हैं। और नंबर 5, यदि कोई पेशेंट अपने बालों में तेल का या दूसरे ऑयल जो रहते हैं, कोकोनट ऑयल
या जो भी ऑयल है उनका उपयोग ना करें और उसके बाल सूखे रहें तो भी बाल झड़ते हैं। ये तो कॉमन कारण हो जाते हैं बाल झड़ने के। और बाकी कारण अपन इसमें देखते हैं, डैंड्रफ अथवा रूसी होना, सोवोरिया डर्मेटाइटिस। ये डैंड्रफ या रूसी को सोवोरिक कहते हैं इंग्लिश में। ये सोवोरिक डर्मेटाइटिस के रूप में आता है और कुछ मरीजों को देखे होंगे कि उनकी पीठ पे जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे चमड़ी उधड़ गई हो, तो वो एक्चुअली सोवोरिया रहता है और वो सोवोरिया जो है वो उसका कारण बनता है डर्मेटाइटिस का। तो ये सोवोरिया सीबेसियस ग्लैंड के। आनंद कुमार जी माइक म्यूट करें। हेलो सर। इंजेक्शन लगाना इसमें जो है वो देखते हैं अपन, सोवोरिक डर्मेटाइटिस बता रहे थे हम, तो किसी के पीठ पर देखेंगे अपन तो ऐसा बिल्कुल अलग अलग टाइप के नक्शे बने रहते हैं और वो ऐसा बहुत ज्यादा चमड़ी नहीं उधड़ती, मगर कलर में अंतर आता है कि पीठ का इतना भाग दूसरे कलर का है, स्किन कलर का, और दूसरा भाग जो है वो व्हाइट कलर का है। तो वो कहलाती है सोवोरिया या सोवोरिक डर्मेटाइटिस, जिसमें स्किन जो है वो हल्की सी डिस्कलरेशन हो जाता है। ये सोवोरिया जो है वो अगर ये सिर में चला जाए तो सिर के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। पेडिकुलोसिस, ये पेडिकुलोसिस जुओं का होना, कुछ बीमारियों में बाल झड़ते हैं जैसे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, जॉइंटिस, ये अपन ने बता ही चुके। इसमें टाइफाइड बताए थे हमने, बल्कि टीबी और जॉइंटिस, बार बार पीलिया होने से, और जॉइंटिस अपना ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी बाल झड़ते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर, अनुवांशिक कारण जो है वो भी एक बाल झड़ने का मुख्य कारण रहता है। किसी के दादा या पिताजी के भी बाल जो है वो नहीं थे तो वो आगे भी बच्चों के बाल नहीं रहते, उसका कारण हार्मोन रहता है, उसका हार्मोनल दिक्कत आती है। जिस पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, खासकर मेल पेशेंट में, अगर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है और उसमें स्पर्म है, वो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और किसी नॉर्मल व्यक्ति के स्पर्म की संख्या पर क्यूबिक mm 1 लाख के आसपास रहती है। पर यदि मान लो उसके टेस्टोस्टेरोन की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए, स्पर्म की संख्या जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रहते हैं, तो भी बाल झड़ते हैं। हेरिडिटी फैक्टर हो गया, हार्मोनल कॉज भी हो सकते हैं जिसमें एंड्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस होना इसका मुख्य कारण रहता है। एंड्रोजन हार्मोन जो अपन ने अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन। डायबिटीज, टाइफाइड, थायराइड, एनीमिया, ईटिंग डिसऑर्डर, इसके भी मुख्य कारण हो सकते हैं। और विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी मुख्य रूप से बाल झड़ने का कारण रहती है। इसी कारण कुछ महिलाएं विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं उसको मेहंदी में लगा के, और फिर मेहंदी जो है वो बालों में लगाई जाती है, तो उससे भी जो है वो रिलीफ मिल जाता है। इसमें अपन ने डायबिटीज बताए थे कि शुगर पेशेंट के भी बाल झड़ते हैं। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, उससे भी बाल झड़ने का मुख्य कारण होता है, क्योंकि ये सभी जो है वो वीकनेस लाते हैं, और बालों की जड़ में अगर पोषण सही नहीं है तो उसके कारण जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ये मुख्य कारण है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सही तरीके से कंघी नहीं करना, बार बार जो है वो बहुत ज्यादा नाराज होना, गुस्सा होना, जो इरिटेट होते हैं, जो गुस्सा होते हैं, सरकार से बड़े नाराज रहते हैं, घर में भी नाराज रहते हैं, वो उनको भी बाल झड़ते हैं। और इसमें एक मुख्य कारण जो हम बताना भूल गए वो है नशा। इसमें खासकर शराब के जो नशे करने वाले रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और वो रोज शाम को उनको जो है वो 1-2 पैक चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बाल भी झड़ जाते हैं। अब इसमें साइन और सिम्टम देखते हैं। बालों की जगह खाली हो जाना या पैचेस बन जाना, या तो पूरे बाल धीरे धीरे सामने के और फिर पीछे के झड़ जाते हैं जैसे हमारे झड़े हुए हैं। और हमारा झड़ने का कारण हम बता दें, 2 कारण है। पहली बात तो टाइफाइड हमारे को एक ही वर्ष में 4 बार हुआ था, तो टाइफाइड के कारण पहला कारण। दूसरा कारण हेरिडिटरी फैक्टर, हमारे फादर जो है उनके बाल झड़े हुए हैं इस कारण। और तीसरा कारण हम थोड़ा सा ऑयल लगाने में कंजूसी करते हैं, इसी कारण भी हमारे बाल झड़े हुए हैं। और तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन कराए थे हमारे, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म की संख्या 1.5 लाख से ऊपर है,
जिसके वजह से जो है वो बाल झड़े हुए हैं। और बाकी जिन लोगों के बाल झड़े हुए हैं तो वो इस तरह के टेस्ट करा के और एक्चुअल कारण ज्ञात कर सकते हैं कि क्या हो सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइन और सिम्टम में जैसे देखिए अपन ने पैच बन जाना, महिलाओं के केस में क्या होता है, छोटी छोटी जगह से बाल झड़ते हैं, कभी इधर से झड़ जाते हैं, इधर से झड़ जाते हैं और बाकी बाल रहते हैं और वो उन जगहों पे जो है वो बालों का गुच्छा बना लिया जाता है कि भाई ये बाल यहाँ से दिखाई, तो वो वही कहलाता है एलोपीसिया। जो छोटी छोटी जगह से बाल झड़ रहे हैं वो कहलाता है एलोपीसिया। बालों का पतला होना, कुछ लोगों के बाल जो है वो बिल्कुल रेशम जैसे होते हैं, पतले रहते हैं जैसे हमारे रेशम जैसे रहते हैं। और रेशम जैसे बाल उन लोगों के होते हैं जिनका हृदय भी नरम होता है। जिन लोगों का हृदय कठोर होता है उन लोगों के बाल बहुत ज्यादा कड़े होते हैं और आपस में उलझ जाते हैं। बालों का पतला होना अथवा आसानी से टूट जाना, कुछ बाल बहुत पतले भी हो जाते हैं बिल्कुल फाइन और वो टूटते भी रहते हैं। तो वो जब कभी बिस्तर से उठता है पेशेंट तो उसकी तकिया में जो है वो 25-30 बाल वहां पर झड़ जाते हैं। नहाते समय कंघी करना, कुछ लोग नहाते समय जो है वो बाल धोती हैं, खासकर महिलाएं, तो वो उसको खींचते रहती हैं, तो बालों का भी खिंच जाना भी बालों का झड़ने का मुख्य कारण रहता है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो खास ट्रीटमेंट नहीं रहता, इसमें यही रहता है कि वही ऑयल लगाएं। हेयर लॉस में सबसे पहले इसके कॉज का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अगर आपको कॉज समझ में आ रहा है कि भाई ये हाँ डैंड्रफ के कारण है या इसको सिर में जूं हो गए हैं या सुबोरिया है, बहुत ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहा है, सीबम निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, तो उसके लिए अपन उसको सलाह देते हैं कि भाई इस तरह का कोई भी ऑयली चीजें ना खाएं जिससे कि ये प्रॉब्लम हो। ऑयली चीजों को उसको बंद करवाएं तो सुबोरिया नहीं होगा। बालों का ट्रीटमेंट करवाएं, डैंड्रफ रूसी ना होने दें, तो वो उससे भी बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कराएं। कोई अगर ज्यादा नाराज होने की वजह से होता है या गुस्सा होता है बहुत ज्यादा, तो उसको कहें कि आपका जो गंजपन है वो इसके कारण आया क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। शराबी को अपन शराब छोड़ने की या कम करने की सलाह दे सकते हैं। टाइफाइड के लिए पेशेंट की रेगुलर जांच करा के उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि रिपीट बार बार उसको टाइफाइड ना हो, टाइफाइड प्रॉब्लम ना हो। तो ये कॉज जो है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि वो हो जाता है। सिर्फ एक दो कॉज है उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अपन, वो हम बता देते हैं, जैसे हेरिडिटी फैक्टर। अब किसी के फादर या दादा के बाल नहीं थे तो अब उसके लिए वो क्या कर सकता है, तो इसलिए हेरिडिटी फैक्टर को ठीक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दूसरा जो है वो कॉज, वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उसके लिए भी वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्योंकि उसको कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं रहती, वो तो हार्मोन्स रहते हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे तो हो जाएगा। अगर डैंड्रफ हो तो बालों को सप्ताह में 1-2 बार शैम्पू, जो कीटोनाइजोल शैम्पू रहते हैं 1%, उससे बाल धो सकते हैं। यदि पेडिकुलोसिस हो गया है तो हेयर शील्ड एंटीलीज क्रीम वॉश से बालों को जड़ों तक अच्छे से 1 सप्ताह में कम से कम 1 बार धोने से जो है वो रिलीफ मिल सकता है। सोबोरिक डर्मेटाइटिस हो तो उसको जो ऑइन बेथनोवेट ऑइंटमेंट आता है, बेथनोवेट या बिटनावेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैल्प पे लगा सकते हैं। इसमें नेचुरल जो विटामिन ई है, इवनिंग उसको एन बिटनावेट एन हाँ बच्चों में भी यूज कर सकते हैं। स्कैल्प पे लगाकर डायरेक्ट रब करने से उसको फायदा मिलता है। और जो बीकासूल कैप्सूल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई इसमें दी जा सकती है। विटामिन ई की कैप्सूल भी दी जा सकती है। इसमें जो कैल्सीमैक्स है, कैल्सीमैक्स या कैल्शियम सैंडोज, ये इसमें जो है वो अभी रिसेंट रिसर्च कम से कम 10-15 साल पहले जो रिसर्च हुई उससे पता लगा कि कैल्शियम की मात्रा अगर किसी की बॉडी में कम है तो वो भी बाल झड़ने का एक मुख्य कारण है, जैसे कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट का जो है वो कारण रहता है बाल झड़ अपना कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम की कमी से बाल भी झड़ते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो पेशेंट को फिर कैल्सीमैक्स जो ग्रेन्यूल्स आते हैं वो दिए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम संडोज जो टैबलेट रहती है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और कैल्सीमैक्स जो रहता है वो यहीं पे स्टोमक में एब्जॉर्ब होके और ब्लड में जाता है, जिससे उसको फायदा मिल सके। पाउडर प्रोटीनएक्स ये जो अलग अलग आते हैं, फिर प्रोटीन रिच डाइट अपन उसको दे सकते हैं। ऑयल जो भृंगराज तेल आते हैं, आयुर्वेदिक में भृंगराज तेल आते हैं, तो उससे दे सकते हैं। बाकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का अगर अपन बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बालों के झड़ने के लिए जो है वो दी जाती है टैबलेट। इसमें एकोनाइट नेफिलस अगर बाल झड़ना शुरू ही हुए तो उसको फिर एकोनाइट से अपन ठीक किया सकता है। और इसमें आर्निका मोंटेना, ये आर्निका मोंटेना टैबलेट फॉर्म में भी आती है और इसके साथ एक आता है ट्रायोफर, आर्निका मोंटेना ट्रायोफर, ये टैबलेट फॉर्म में देते हैं। और लगाने के लिए जो थे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वो आता है आर्निका हेयर ऑयल। तो ये आर्निका हेयर ऑयल, आर्निका ट्रायोफर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं आर्निका टैबलेट और उसके जो साथ ट्रायोफर आता है वो भी साथ में चलाते हैं और आर्निका हेयर ऑयल भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो आपकी क्लिनिक में आप लोग रखते हैं हेयर ऑयल समय समय पे देने के लिए, उसमें बस ये है कि कोकोनट ऑयल की मात्रा हो, कोई ऐसा ड्रग्स ना हो जो उसको नुकसान पहुंचाए, उसको देख लें और उसको बाद दे सकते हैं। अब पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। सर जो होम्योपैथी की दवाई बताए उसको बताइए। हाँ, एक है एकोनाइट नेफिलस एक्यूट केस में और दूसरी है आर्निका टैबलेट, आर्निका ट्रायोफर और आर्निका हेयर ऑयल और लाइकोपोडियम, जो जैसे जिनको ज्यादा बाल झड़ गए उनको लाइकोपोडियम भी देते हैं, LYCOPODIUM। जिनके पतले बाल हैं और फिर इसके बाद झड़ रहे हैं तो लाइकोपोडियम 30x में दिन भर में 3 बार 4 बार दे सकते हैं, 15 दिन या 1 महीने तक, जैसे बाल झड़े उस हिसाब से। नेक्स्ट सर, डीडी टेस्ट डीडी टेस्ट डिफरेंस डीडी मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस उस समय करते हैं जब अपन को कंफ्यूजन रहता है कि जो इसको फीवर आ रहा है ये टाइफाइड के कारण है, मलेरिया के कारण है या और कोई बीमारी के कारण है। तो उसके लिए अपन सिम्टम्स को पहले मैच करते हैं, इसके सिम्टम मलेरिया जैसे दिखाई दे रहे हैं या टाइफाइड या वायरल जैसे। और जब तीनों के सिम्टम्स अलग अलग हो जाते हैं तो अपन बीमारी की तरफ अपना ध्यान जाता है। जैसे मलेरिया में ठंड दे के बुखार आता है, वायरल में भी ठंड दे के बुखार आता है, परंतु टाइफाइड में ठंड दे के बुखार नहीं आता। तो अपन टाइफाइड वाले उस पेशेंट को अलग हो गया। अब बचा मलेरिया और वायरल इन्फेक्शन। तो अब मलेरिया वाले व्यक्ति को जो है वो पैराक्स में चलता है, मतलब पहले ठंड लगेगी, फिर उसको बुखार आएगा, शरीर पूरा हॉट होगा और उसके बाद पसीना आएगा और पसीना आने के बाद उसको रिलीफ मिल जाएगा। परंतु जो वायरल इन्फेक्शन वाला है उसको ठंड दे के बुखार आएगा पर पसीना नहीं आएगा। पसीना उसको कब आएगा? जब अपन टैबलेट देंगे, कॉम्बीफ्लेम, पैरासिटामोल या जो भी आप टैबलेट एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करते हैं, जब उसको देंगे तब पसीना आएगा। तो इस तरह से सर इसमें नीमोथेरेपी दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं सर। जो कल जो आपको पिक्चर से निकला था उसके बारे में बता दीजिएगा प्लीज। सर एक्जिमा में कोई विशेष परहेज भी होता है? कल आपको जो पिक्चर सेंड किया सर उसके बारे में बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, उसके बारे में हम बता देंगे ना। अभी जो हम पिक्चर भेज रहे हैं पहले वो आप कर लीजिए, बाकी वो स्किन उधड़ने वाली जो तुमने भेजे थे पाम की, तो उसके बारे में हम बताएंगे। आगे आ रहा है असल में वो चैप्टर, तो वो फिर उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी सर कल के पिक्चर 9 हेलो सर, कल के पिक्चर नहीं देंगे, कल के पिक्चर। हाँ सर, कोई विशेष प्रिकॉशन रखना पड़ता है एक्जिमा में?
हाँ, एक्जिमा में हमने बताए थे ना, नमक और खटाई का परहेज रहता है। और अगर डायबिटिक है तो कार्बोहाइड्रेट में चावल और आलू भी ना खाए। और बाकी भटा जो बैगन रहता है, वांगा और ये सूरन और मुनगा, ये चीज अपन ने बताए थे कि ये चीजें नहीं खाना चाहिए। आज की पिक्चर हम भेजते हैं ग्रुप में, गुप्ता जी, तो भेज देना भाई सब। सर हमको ज्वाइनिंग सर मेरा नंबर ऐड कर लीजिए। गुड डे। कल अपन इसी में आगे जो है वो नंबर आप चैट में कर दीजिए, मैं लिख ले रहा हूँ। जानकी विश्वकर्मा का बारे में बताइए। सर ग्रुप में पिक्चर भेज दीजिए। नंबर चैट में कर दीजिए। बढ़ने का कारण सर मेरे पास कोई पिक्चर नहीं आती है। मलेज तो आप प्लीज नंबर सेंड करेंगे, जब ऐड हो जाएंगी तब तो हो जाएगा ना आपके पास। नहीं तो मेरे पास नहीं है। आप सर ये जो क्वेश्चन है उनमें दो शब्द आया है, एक उपदेश है और एक सुजाक। इसका मीनिंग क्या होता है? उपदेश नहीं है, वो उपदंश है। उपदंश और सुजाक है। सुजाक को कहते हैं गोनोरिया और उपदंश कहलाता है सिफिलिस। ये दो बीमारी है। भाई नंबर ले लो गुप्ता जी, ये नए नए लोगों के नंबर लेके और ग्रुप में उसको ऐड करें। यस सर। गुप्ता जी मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ है ग्रुप में।